थक जाता हूँ मैं रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगा दो मैं खाने में। उसके हाथ में फूल है मत कहिए, कहिए उसका हाथ है फूल को फूल बनाने में। मैं कब से मौके की ताक में हूँ उसको, मैं कब से मौके की ताक में हूँ उसको, जाने मन कह दूँ जाने अनजाने में। आँखों में मत रोक मुझे जाना है उधर, आँखों में मत रोक मुझे जाना है उधर, ये रास्ता खुलता है जिस तहखाने में। लाद ना उसके हुस्न का इतना बोझ चिराग, लाद ना उसके हुस्न का इतना बोझ चिराग, आ जाएगी मौज गजल के शाने में, आ जाएगी मौज गजल के शाने में। क्या बढ़िया गजल है जनाब, आपने इतना खूबसूरत ये लिखा है। और इसके बारे में जब मैं इसे पढ़ रही थी, इसके नीचे जो मैंने कमेंट्स पढ़े, अ, वो सब लोग यही कह रहे थे कि जैसे वो आपको पढ़ते हैं तो किसी प्रेमी या प्रेमिका को ढूंढते हैं, लेकिन जब वो पढ़कर निकलते हैं तो खुद को पा लेते हैं। तो आप बताइए कि इसके पीछे क्या, इसकी क्या स्टोरी रही है, क्या जर्नी रही है? बहुत शुक्रिया रिदम जी आपका और आप पूरी टीम का। अच्छा, ये तो गजल में आपने जो ये नुक्ता बताया, फरमाया कि एक प्रेमी और प्रेमिका एक में लग जाते हैं, दरअसल ये इस गजल की खासियत नहीं है। फर्दन फर्दन ऐसा नहीं है, क्योंकि उर्दू गजल के पास एक अपना एक नेचर है। तो शुरुआती दिन से जो हमारी क्लासिकी गजल है, वो कुछ रोमांटिसिज्म की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है। हालांकि उसमें कई तहरीकें आई हैं प्रोग्रेसिज्म की या मॉडर्निज्म की, लेकिन आज की जो उर्दू पोइट्री है उससे कोई रोमांटिसिज्म को अलग नहीं कर सकता। तो ये भी एक उर्दू की गजल है, तो इत्तेफाक इस बात की। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट गजल कौन सी है जो आपने लिखी हो और आपको लगा हो कि ये, जैसे बहुत सारी होती है ना, कोई किसी को कोई पसंद होती है, किसी को कोई पसंद होती है, लेकिन हर राइटर का एक कुछ ऐसा काम होता है जो उनसे बहुत करीब होता है, तो वो आपका ऐसा कौन सा है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई मेरी मोडेस्टी ना समझी जाए, पूरी ईमानदारी के साथ मेरी फेवरेट गजलें जितनी भी है उसमें से मेरी कोई गजल नहीं है। मेरी फेवरेट गजलों में एक भी गजल मेरी नहीं है, और ज्यादातर उसमें दूसरे शायरों की गजलें हैं। अपनी कोई भी गजल इतनी अजीज नहीं है, अगर होती भी है तो शुरुआत के कुछ 5-7 दिन अच्छी लगती है कोई गजल, और उसके बाद फिर कुछ पुरानी सी हो जाती है। लेकिन वो जो मीर का सा अंदाज है ना, जो कभी पुराना नहीं होता, ये कभी अपने अंदर महसूस हाँ नहीं हुआ हाँ। ना बरा। आपने भी बोला कि जो बाकी राइटर्स का है उनका कुछ कुछ काम आपका बहुत पसंदीदा है, तो आजकल आप किसको पढ़ रहे हैं और किसका काम आपको आजकल बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है? देखिए, मुताला एक थोड़ा सा डाइवर्स भी चलता है इस वक्त में। एक कंटेम्प्रेरी जो हमारे राइटर्स हैं उनका तो एक अपना एक हमारे ग्रुप के हैं, तो वो तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर स्टडी के बेसिस में कहें तो क्लासिकल पे मेरी ज़्यादा, क्लासिकल पोइट्स जो है उन्हें पढ़ने में मेरा ज़्यादा तवज्जो रहती है। और साथ में हमारे जो मॉडर्न पोइट्स हैं, बहुत सारे नाम है, दरअसल फहरिस्त इतनी लंबी है, अगर मैं वो पूरी फहरिस्त दूंगा तो बहुत सारी कैटेगरी हैं। कि अगर हम मॉडर्न पोइट्स में बात, फरहद एहसास साहब हैं, शारिक तैफी साहब हैं, जफर इकबाल साहब हैं, अहमद मुश्ताक साहब हैं, मेरे उस्ताद फहमी बदायूनी साहब हैं। तो ये जो एक लीजेंड्स पूरी लिस्ट है हमारे पूरी मॉडर्न पोइट्री में, बहुत अहम नाम है, और पसंदीदा होने की वजह काफ़ी है कि हमारे वक्त के ज़रूरी नाम। और बाकी बहुत बहुत सारे नाम हैं मेरे ख्याल से, वक्त की हदों को तोड़ के आगे बढ़ जाएगी फहरिस्त अगर सारे नाम गिनाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मैं आप सबको बता दूँ कि हाय, हेलो, आप लोग कैसे हैं? और मुझे लग मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अपने-अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम रूपम है, मैं एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, मुझे कहानियाँ सुनना और कहानियाँ कहना बहुत पसंद है। तो मैं सर से भी बहुत सारी कहानियों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि आप जब इनको पढ़ेंगे या इनको सुनेंगे, तो आप किसी प्रेमी या प्रेमिका की तलाश में जाएँगे, और जब आप इनको पढ़ लेंगे ना, तो आप खुद को पा लेंगे। तो आपको लगेगा नहीं, ये तो मुझसे कहीं रिलेट करता है। तो हमारे साथ हैं चिराग सर, जिनका बहुत सारा काम आप रेखा पे पढ़ सकते हैं, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोलूँगी कि आप इनको ज़रूर 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 पढ़िए। और जितने भी एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनके लिए हम इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग अस स्पीक टू यू, फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज माइन। तो अब इससे पहले कि मैं आपसे थोड़े से टेक्निकल और डरावने से सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, हालांकि मुझे आपके अब तक के सवाल डरावने लग रहे थे, और आने वाले डरावने सवालों में मुझे लगा आपने मुझे और डरा दिया है।
मैं बहुत अच्छा हूँ, अरे मुझे नहीं पता सर, है आप भी बहुत। मतलब आप सोचो ना कि आपको जब हम पढ़ते हैं या किसी भी बड़े राइटर को जो अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने बच्चे करते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कितने सारे सवाल आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करो कि वो बच्चे जिनको छोड़ दिए जाते हैं ना कि जाओ अब टीचर से कुछ भी पूछ लो, तो अब मेरा वो वाला सिचुएशन है, तो इसलिए मैं सारे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ जो भी मेरे दिल में। ये इमेजिन करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूँ, और मेरे भी कुछ फेवरेट पोएट्स हैं, मेरे आगे भी बहुत लीजेंड्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। जब मैं भी उनसे मिलता हूँ तो मेरे पास भी सवालों की एक बहुत लंबी कतार होती है, और सवाल तो कभी खत्म होते ही नहीं है। वो खुर्रम आफाक का एक शेर है, स्कूल के दिनों से मुझे जानती हो तुम, मैं आज तक सवाल किए बिन नहीं गया। तो सवालों की कोई इंतहा नहीं है। हाँ, जवाबों से मैं बहुत डरता हूँ, सवालों से नहीं डरता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ठीक है, आप पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कैसा गया? किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की? देखिए, बचपन कैसा गया, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको 10-15 साल बाद दूंगा, अभी तो गुजर रहा है। पहले समझ बाकी मैं, उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है चंदौसी, यहाँ मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। बाकी घूमना फिरना रहता है तमाम हिंदुस्तान में। और अभी मैं तालिब इल्म सहाफ़त पढ़ रहा हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। बाकी ऐसा कुछ है नहीं ज़िंदगी में बताने लायक। और तो आपने लिखना कब शुरू किया और कैसे? देखिए, पोइट्री में इंटरेस्ट की बात है तो वो बहुत कम एज में आ गया था। बाकायदा लिखना, ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली मैं खुद इस बात को रिकाउंट नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता कि मैं अपनी किस ग़ज़ल को या किस पोएम को अपनी पहली पोएम मानूँ। क्योंकि हुँ, हुँ। मेरा जितना भी शुरुआती कलाम था, मैंने ज़्यादातर अपना रद्द माना है। वो मैंने माना ही नहीं, मैंने लोगों से छुपा लिया, और बस इतना है कि मैं उन्हें दफ़न नहीं कर पाया हूँ। वरना मैंने उन्हें ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की है कि मेरे अलावा दुनिया का कोई दूसरा शख़्स मेरा शुरुआती कलाम ना पढ़ पाए। तो अगर पोएट्री में इंटरेस्ट इतना भी है, जो एक वाक़ियत है, वो बहुत कम एज में आ गई थी। मुझे 7th-8th क्लास में भी सैकड़ों शेर याद होते थे, अच्छे पोएट्स थे। हुँ, हुँ। तो इंटरेस्ट बहुत मुझे, आप किसी क्लासिकल पोएट्स के शेर भी मुझे 7th-8th क्लास में बहुत अच्छी तादाद में याद थे, और कंटेम्परेरी पोएट्स के तो लगभग किताबें याद होती थी मुझे। आज हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं है मेरा, हालाँकि। अरे! लेकिन सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उस टाइम पर ही, मतलब आप बोल रहे हो 7th-8th में आपको क्लासिक पोएट्स के शेर याद हो गए थे और आपको पूरी-पूरी किताबें याद हो गई थी, तो आप उस वक़्त इतना पढ़ रहे थे। मतलब आज अगर हम कंटेम्परेरी पोएट्स की बात करें या जो लोग अभी लिख रहे हैं या कुछ भी, तो उन लोगों ने भी उतना नहीं पढ़ा होगा जितना आपने 7th-8th में पढ़ के खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस शख़्स का भी या जिस भी शायर का सफ़र मेरी तरह गुज़रा होगा, वो उसी हालत में होगा। क्योंकि मैंने कभी भी किसी शायर की ग़ज़ल या उसकी किताब इस नियत से नहीं पढ़ी कि मुझे आज ये शेर याद करना है, या फिर मुझे एक हुँ। कोर्स ख़त्म करना है, मेरी एग्ज़ाम की 1 दिन पहले की रात है और मुझे आज पूरा अपना कोर्स ख़त्म करना है। इस नियत से कभी नहीं पढ़ा, एक हमेशा से शौक था। और आप जब किसी अपनी पैशन की चीज़ को चेज़ करते हैं, तो आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लें, आपको कभी ये फ़ील नहीं होगा मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी पैशन में अभी कुछ कमी है। वो य बाकायदा आपका पैशन नहीं हो पाया। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, और मेरे इत्तेफ़ाक की बात है, मेरी खुशकिस्मती भी है कि मुझे बहुत हाँ शुरुआत में जी। कुछ लोगों की सोहबत हासिल हुई, जो बहुत काबिल थे, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे नाम हैं और बहुत नुमाइंदा नाम है। मुझे उन लोगों की सोहबत बहुत शुरुआत में मिली। तो ज़मीनी जो एक किरदार है, वो उसकी वजह ये भी है कि मेरे आस-पास बहुत अच्छे लोग रहे शुरुआत से, कभी पैर ज़मीन से अरे उठे नहीं। वाह! और आज भी मेरे आस-पास जितने पोएट्स हैं या फिर जितने राइटर्स हैं, वो बहुत काबिल लोग हैं, मेरे सीनियर्स हैं, और मैं आज भी सीखता हूँ उनसे बेशक। जैसे हम आपसे सीख रहे हैं सर। और जैसे कि आपने बताया कि आपने कभी भी उस नियत से नहीं पढ़ा कि आपको रटना है या आपको याद करना है। आप हमेशा, आपका एक शौक था तो आप पढ़ते चले गए या उस चीज़ को एक्सप्लोर करते चले गए। तो ऐसी कौन-सी वो राइटिंग है जिससे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने कुछ बहुत अच्छा पढ़ लिया? पहली दफ़ा जब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो लगता है ना कि अरे वाह! ये क्या लिख दिया है, क्या कौन-सा ऐसा राइटर है जिसकी तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहा है, अगर क्लासिक्स में बात करें? क्लासिक पोएट्स में अगर बात करेंगे, तो देखिए मीर और गालिब सबके फ़ेवरेट हैं। उन नामों को मीर। अगर, वो तो ऑल फ़ेवरेट। लेकिन अगर उनके अलावा बात की जाए, तो मुझे ज़बान के शायर होते हैं, या जो उनकी ज़बान का कलाम होता है, मुझे उस पे ख़ासा तवज्जो थी। और आज भी, जैसे कि दाग हैं या फिर इंशा हैं या मीर अनीस हैं या फिर जोश मलैया बादी हैं, तो इनके यहाँ हुँ, जो एक हुँ। ज़बान का हुस्न है, मैं इससे बहुत ज़्यादा एक टच महसूस करता था, और आज भी करता हूँ। मुझे ये क्राफ़्ट जो होता है पोएट्री में, सबसे ज़्यादा अपील करता है। और फ़िलॉसफ़ी में मानता हूँ कि
वो कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, बाकायदा सीखने वाली चीज भी नहीं है, वो तो एक अंदर से आने वाली चीज है। और पोइट्री में हमारी उर्दू पोइट्री का वो तारीख भी ऐसी रही है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है कैसे कहा जा रहा है वो होती है। क्योंकि हाँ जी। अगर सिर्फ एक रूट निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे अशार मिलेंगे उर्दू शायरी में जिसका रूट थॉट एक ही मिलेगा आपको कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है, मेरा महबूब की जुल्म बहुत हाँ। अच्छी है, उसकी शान बहुत अच्छा है, उसके रुखसार बहुत अच्छे हैं, कुल मिला के वो उस दुनिया का जिक्र करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मफहूम के साथ एक ही अच्छा शेर कहा गया होगा। तमाम ऐसे शेर हैं कि बात इस पे ज्यादा मुतवज्जे होती है कि आपने बात कैसे कही है, उस जबान से मैं बहुत ज्यादा फील करता था। मैंने आपको कुछ एक नाम बताए, नाम फहरिस्त इसमें भी बहुत लंबी है, और कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं, मोमिन है, ज़ौक़, ये बाकायदा लिटरेरी पोएट्स हैं हमारे। गालिब कहते थे लोग, या फिर जो मीर के वक्त में है, हाँ। मुस्तफ़ी हैं, सौदा हैं, तो ये जो जितने भी लीजेंड्स हैं, देखिए लोगों ने काम ऐसा किया है, इसमें हमारी क्या खासियत है कि हम इन्हें पढ़ रहे हैं, तो इनकी खासियत है तो हम इन्हें पढ़ने कि के लिए उन्होंने काम ऐसा किया है। तो सुनाइए ना कुछ जो भी आपको पसंद हो, पुराना कुछ भी याद आ रहा हो किसी का जो आपको याद आ रहा हो, या अपना कुछ सुनाना चाहते हो, सुनाइए ना कुछ। अपने। देखिए मैंने ये तीसरी बार मैं यार कर रहा हूँ कि मैंने पहले ये फहरिस्त के हवाले से जिक्र किया था कि फहरिस्त गिनाऊंगा तो बहुत वक्त चला जाएगा, लेकिन यकीन है क्लासिकल पोइट्री अगर मैं रिसाइट करने लगा तो यकीन जानी पूरी याद गुजर जाएगी। मुझे क्लासिकल पोइट्री इतनी याद भी है और मैं सुना भी सकता हूँ, मुझे पसंद भी है। लेकिन अगर चलिए कोई एक आध शेर अगर रिकॉल किया भी जाए, कहीं से भी लिया जाए, अगर कोई चलिए मीर के यहाँ से होते हुए आते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एक रूट थॉट भी मिलेगा, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हाँ हाँ। उनकी जुल्फों के सब असीर हुए, उसकी जुल्फों के सब। अरे तो बात आप कुल मिला के जो बुनियादी बात है वो ये है कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है या मेरा महबूब बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसमें भी जो स्ट्रक्चर है, इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो शेर की बोली है, जो कॉमा लगा लगा के निकला बनाया गया है, इसका जो हुस्न है ये बहुत ज्यादा फील करता है। ये मीर का शेर है। और ऐसे तमाम शेर इस वक्त में मिलते हैं। आपके यहाँ तो जबान का ऐसा ऐसा काम मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। दाग दहलवी का शेर है कि मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, जो दे। तेरी चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता अरे अरे, वही वही मतलब जो ये शब्दों से खेला है ना इन्होंने, वो बहुत दाग दहली का तो मुझे काम पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ शब्दों से बहुत खेलते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ही शब्द को इधर इधर उनसे हर जगह मायने बदल जाएंगे। है। देखिए जबान की खासियत यही होती है, और आपको बाकायदा माहिरीन जबान में से एक थे। लेकिन गालिब के यहाँ जो जो फलसफे का और जबान का जो एक खासा तवाजुन मिलता है वो अपने आप में यूनिक है। जैसे गालिब का भी शेर है, जबान में भी गालिब कहीं से किसी से कमतर नहीं है किसी तरह से भी। आप गालिब का अगर ये शेर सुने, नुक्ता चीन है गमे दिल उसको सुनाए न बने, नुक्ता चीन है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बताए न। अरे अब ये मिसरा ही अपने आप में शायरी हो जाता है, क्या बने बात जहां बात बताए ना बने, है ना। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पे जोर नहीं है ये वो जोर आतिश गालिब, जो आतिश का लगाए ना है, लगे और बुझाए ना बने। बुझाए ना मुझे। अरे बहुत बहुत खूबसूरत। और ये कुछ शेर और ये कुछ काम ऐसा होता है ना कि आप इसमें झूमने लगते हो। मतलब अगर आप एनर्जी आपकी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होती है तो आप एकदम से हाई एनर्जी स्टेट पहुंच जाते हो कि अरे वाह क्या लिख दिया। ये तो कहीं और ही जाके कनेक्टेड है। और वही आपके वाली बात है कि कह सब सेम बात रहे हैं, लेकिन वो तरीका जो जबान पे जो तरीका आ जाता है ना कि किस तरीके से कही गई है बात और वो कहाँ जाके लग रही है, उससे असली मायने डिसाइड होते हैं किसी भी चीज के। तो आप अब इतने सारा आपने बताया क्लासिक्स के बारे में कि जो आप पढ़ते थे और 7th 8th से ही पढ़ रहे थे, तो आपने पहली बार जो आप अपना पहला वो कलाम कौन सा है जो आपने लिखा और आपने सुनाया दुनिया को? कि बाकी तो सब आपने रद्द कर दिए, जो आपने बोला मैंने अपने पुराना काम को काम नहीं मानता, नहीं लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है। काम मैं जो आपने इतना दुनिया इतना को सुनाया। इतना भी मैं मोडेस्ट आदमी नहीं था कि मैंने सिर्फ रद्द कर दिया। मैं रद्द करने से पहले वो भी सुना चुका था लोगों को। इतना बेशर्म तो मैं था, रद्द करने से पहले मैं लगभग सुना चुका था, और सुनाने के बाद ही मुझे पता चला कि ये रद्द कर देना चाहिए। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे दोस्तों को पता चलता हो कि ये शायर है, ये कुछ लिख रहे हैं, कुछ दोस्त बोलते हो हम बैठे हुए हैं, यार अब तू कुछ सुना, यार अब तू कुछ सुना, ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि हम लोग खुश के साथ नसीब में बहुत। कभी नहीं रहा। मेरे दोस्तों ने आज तक मुझसे कोई शेर की फरमाइश नहीं की। उन्हें मालूम है मैं पेमेंट लेके भी सुना के आता हूँ मुशायरे, लेकिन वो मुझसे फ्री में भी सुनने को तैयार नहीं है।
बहुत अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि हमारे तो दोस्त ऐसे हैं कि कहीं पे भी अरे यार बोर हो रहे हैं, चल अब तो कुछ सुना दे और फिर वो और ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही मुझे नहीं आता मेरा है क्या कह रहे मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं दोस्ती करूंगा उन लोगों से। बहुत काम के लोग हैं वो। हैं। मैंने एक बार बोला भी था उन लोगों को कि तुम्हें पता है हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, तो हमारी ऑडियंस हो जाए, हम पूरी रात बैठ के सुनाते ही रहे और वो सुनते रहे और वो दरअसल सुनते ही ऑडियंस जो है ना, ये तो बहुत बिल्कुल शराफत से भरा हुआ लफ्ज है। कायदे में वो हमारी ऑडियंस नहीं है, वो हमारा शिकार है, और हम शिकार को हाथ से जाने नहीं देंगे। ऑडियंस तो फिर भी मिल जाएगी, वो तो बेचारे बकायदा शिकार है। रहे। अरे सर बिल्कुल शिकार की अच्छा वर्ड दिया आपने। अब जो भी नए जितने भी लोग लिख रहे होंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि, या इस तरीके से सुनेंगे कि हमारा शिकार है, आज इन लोगों के हमें कान मिल गए, आज हमें पूरे खा के ही जाने हैं। दरअसल ऐसा ही होता है ना। एक बड़ा मशहूर लतीफा है, फिराक गोरखपुरी साहब एक मुशायरे में सुना रहे थे। वो खुदा के लिए जब अपना कलाम पढ़ने आया आखिर में, तो उन्होंने शुरू में लतीफा सुनाया कि एक साहब एक हजरत थे जो एक सड़क से गुजर रहे थे, आगे गटर का ढक्कन खुला हुआ था। तो बेचारे गटर में गिर गए। वो देखा बेचारे पहले से गटर में एक शराबी पड़ा हुआ था उसमें। तो उसने पूछा कि भाई आप इस गटर में कैसे पहुंचे? तो बोले यार मैं राहगीर था, इस सड़क से गुजर रहा था तो मैं इसमें गिर गया। और बोले आपकी तारीफ? बोले मैं शायर हूँ, एक मतलब समाज। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ी मौका परस्त कौम है वो शायरों की है। वो किसी अब्बास ताबिश साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि डूबती नाव हाँ में जी। सब रहे हैं, डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश, और मुझे फिक्र मेरी और मुझे फिक्र गजल मेरी मुकम्मल हो जाए। ये तो बहुत हुआ है। जब मैंने ऐसे मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी नया नया लिखना है, लेकिन आपने वाली फीलिंग महसूस की कि आप सबके बीच में बैठे हो और आपको ना कुछ अलग से, कुछ आपके दिमाग में ना कोई रदीफ या कुछ बज रहा है, ठीक है, सब बातें करें, पर आप जब तक वो लिख नहीं दोगे ना, आप मतलब आपको चैन ही नहीं पड़ेगा ऐसा होता कि है, अक्सर होता है। अक्सर होता कि है ऐसा, कोई भी उसको। मौका आता है तो वो आपको बेचैन कर देता है। जब तक वो कोई शेरी पैरहन नहीं इख्तियार कर लेगा वो ख्याल, तो वो बेचारा आप खुद भी परेशान रहता है और आपको भी परेशान करता ये तो उस वक़्त आप क्या करते हैं कि मतलब जैसे अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था कि मैं और मेरी एक फ्रेंड हम ऐसे सड़क पे निकल रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमें कोई कैब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा और हमें थोड़ा डर भी लग रहा है, और मैं वहाँ पे 2 लड़कियाँ ऐसे बैठ के वो मोबाइल में टाइप कर रही हूँ कि क्या हो गया जल्दी कर चल। मैंने कहा, नहीं, नहीं, नहीं रुक, ये मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है वरना मैं भूल जाऊँगी। तो उस सिचुएशन में टैकल कैसे करूँ? है। देखिए, अगर लग रहा है सच में कि आप भूल जाएंगी तो आपको लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि वो भाषा पूरी है। उससे बड़ा खतरा कुछ नहीं है शायर के लिए। आपको लिख लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर बिल्कुल मैं लिटरली बात करूँ तो मुझे ये महसूस, कई बार ऐसा हुआ कि मैं कोई नई गजल कह रहा हूँ और मैं उसमें कोई किसी एक शेर में कोई ख्याल नजर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसमें नाकाम हूँ। हुँ, तो मुझे उस वक्त पे तो ये महसूस होता है कि मेरा ये ख्याल का नुकसान हो गया, मैं ये ख्याल नहीं लगा पाया, ये शेर हो सकता था, ये ख्याल यहाँ के लिए परफेक्ट था। लेकिन फिर मैंने देखा है कि वही ख्याल आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी और गजल में और खूबसूरत तरीके से लौट के आता है। हुँ, मुझे इसमें कोई ऐसा खसारा कभी महसूस नहीं हुआ। अब मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि वो जो ख्याल अगर इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो यानी कि हम उस वक्त उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। वो और ज्यादा वक्त ले देगा, आपकी जबान पे परवरिश पाएगा और खूबसूरत ढंग से बयां होगा, आया होगा, और अच्छा एक शेरी तय कर पाएगा। हुँ। ये बात आपने बहुत एक अच्छी बात बोली है, तो मैं नोट करके रखूंगी बाद में, और ये इसमें याद भी रखूंगी कि हाँ, जो आपने बोला कि जरूरी नहीं है कि वो चीज तभी पूरी हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो पुराना लिखा हुआ है वो किसी और चीज को पूरा करके आगे आपको ले जाएगा, या वो चीज, वो जो आपने लिखा है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा कि उससे कहाँ जाना है, वो कहाँ जाके पूरा होगा। ये ही सच है। अभी जावेद साहब का एक सेशन चल रहा था, हम सब सुन रहे थे वहां पे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात फरमाई। उन्होंने कहा कि उसी वाक़े को एक तजुर्बा बनने में कुछ वक्त लगा। उसी तरह से कि कोई भी हादसा आपके साथ पेश आया, कोई मरहला आपके साथ पेश आया, जिंदगी में कोई वाक़या गुजरा, तो उसे शेरी आहंग पाने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो ख़्याल हमारे पास ख़्याल की शक्ल में नहीं, तजुर्बे की शक्ल में हमारे साथ गुजरा है, हम उसे शेर बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ कच्चा रह जाता है। वो कुदरती तौर पे जब ख्याल की तरह आएगा आपके जहन में, और वो एक शेर में, एक पका हुआ शेर बनने के लिए तैयार होगा, तो अपने आप हो जाएगा। उसे इतना आर्टिफिशियल या इतना
जरूरी कसदन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब आप सिर्फ बताइए कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था या सब कुछ, सब घरों में बंद थे, तो आपका लॉकडाउन कैसे गया और आपने क्या किया उसमें? किस तरीके से आप अपनी राइटिंग को या क्या करके आपने अपना पूरा जो समय है उसको एक सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ किया? क्योंकि हम सभी लोगों का हाल बुरा चल रहा था कि सबकी मेंटल हेल्थ सिचुएशन या सबको लग रहा था कि शायद पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं। तो उस वक़्त आपने क्या किया? देखिए, अगर पूरी शायर कौम की बात की जाए तो मैंने देखा कि इस वक्त में सबसे ज्यादा फायदा शायरों का हुआ। मैं मेरी जान पहचान में ऐसे कई शायर हैं जिनके कई कई मजमूए आ गए इस वक्त। हालांकि मैं इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी नज़र में मकसद से गज़ल कहना इतना मुनासिब नहीं है और माकूल भी नहीं है। गज़ल एक अपने अपने वक्त पे आती है। इसमें क्योंकि एक इल्हामी कैफियत भी माना जाता है ना ऐसे। गालिब ने भी कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब तदरीर ख़ामा नवाए होश। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक शायर का अमल नहीं है। तो उस वक़्त को इस्तेमाल करने की बात की जाए कि भई सब फारिग थे, इतनी फरागत थी, उसके बावजूद भी उतना नहीं कह हुँ, पाया। हुँ, हुँ। भी हो सकती है, हालाँकि मैं इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी वक़्त उसी तरह से गुज़रा। मैं समझता हूँ कि वक़्त बहुत खराब था और दुःख, एक उदासी से भरा हुआ शेर भी उस वक़्त से गुज़रने के बाद ही कहा जा सकता है। आप जब बाकायदा दुःख भरे वक़्त में होते हैं, तो आप उस पे अफ़सोस कर सकते हैं, मातम। अगर सच में आप किसी बहुत बुरे वक़्त से गुज़र रहे हैं, आप उसमें हुँ, हुँ, शेर हुँ। नहीं, आपको हुँ। उस कैफियत में आने में थोड़ा वक़्त लगेगा कि जब आप शेर कह पाएँ। देखिए, शकील जमाली साहब का एक नज़्म कह हाँ, लीजिए, एक हाँ। सुन लीजिए। एक शेर है कि आंसू को मुस्कान बनाऊं, तन्हाई को बज़्म करूं, आंसू को मुस्कान बनाऊं, तन्हाई को बज़्म करूं, गम की शिद्दत कम हो जाए तो ये गम भी हज़म अरे, अरे! करूं। जो एक गम की जो बिल्कुल ओरिजिनल सिचुएशन होती है, उसमें सिर्फ रोया जा सकता है। रोता हुआ शेर हुँ, आप हुँ, उसके हुँ। बाद कह पाएंगे। अब कितने भी बुरे, भाई आप सोचिए, लोगों ने अपने वालिदैन की वफात पे भी अशार कहे, हुँ, नज़्में हुँ। कही, लेकिन उस मौके पे नहीं कहे होंगे कि जब खुदा ना खास्ता किसी के अहबाब किसी के का साथ हाँ। जनाज़ा उनके सामने रखा हो, तो मैं मानता हूँ कि उस वक़्त नहीं कहा जा सकता, ना शेर कहा जा सकता है, ना हुँ, कोई हुँ। मरसिया कहा जा सकता है, ना नोहा कहा जा सकता है। उस वक़्त से गुज़रने के बाद उनकी याद में कहा जा सकता है। तो हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ कि जो वक़्त इसका गुज़रा वो बहुत ख़राब था। अ, हर दूसरे दिन कोई खबर ऐसी आती थी कि जो ना आती तो बेहतर था। तो उस वक़्त बिल्कुल, में बिल्कुल। सिर्फ़ उस मौका परस्ती होगी कि हम एक किसी के दुःख उठाएँ और उससे शेर बनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ उतना माकूल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बात बोली कि ये तो बहुत बड़ी मौका परस्ती हो गई ना कि आज कोई मर गया तो कल हमने मरने पे डाल दिया। अब देश में कुछ और हो गया तो हमने उस पे डाल दिया। तो बात वो है कि वो चीज़ कभी भी दिल से नहीं निकलेगी। अगर जो चीज़ दिल से निकलेगी वो अलग ही सुनाई देती है। चाहे उसमें आप मुश्किल शब्द हो या ना हो, ये भी लोगों का बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन मैं कहूँगी कि मुश्किल शब्दों को ले लेंगे हम तो हमारा जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी पीस ऑफ राइटिंग है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं सबका तो नहीं बोल सकती, कि सबसे मुश्किल होता है आसान लिखना, कि आसान शब्दों में आप वो बात कह दो जो हर किसी को समझ भी आए। वो अज़हर फ़राक़ साहब का एक शेर भी है, ये नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसकी। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हैं अज़हर फ़राक़ साहब, उनका शेर है ये। हाँ ये जी। नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसान। बाकी जो बिल्कुल। ज़बान का मुश्किल और आसान होना है, ये भी दरअसल अपना-अपना परसेप्शन होता है। क़ायदे में ज़बान हुँ, का मुश्किल होना या आसान होना सिर्फ़ आपकी वाक़फ़ियत और आपकी उससे शनासाई क्या है, इस बात पे मुनहसर है। अगर कोई लफ्ज़ आपने पढ़ा है तो वो आसान है, नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है। जैसे कि आप दूसरी ज़बान हुँ, का, आप जैसे आपको लग रहा है कि उर्दू के अंदर की बात है, ये लफ्ज़ मैंने उर्दू का सुना है तो ये आसान है, नहीं सुना है तो मुश्किल है। आप सोचिए कि किसी दीगर ज़बान का आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आपने चाइनीज़ का एक आसान से आसान लफ्ज़ उठा लें, लेकिन उर्दू की बात करें तो वो बहुत मुश्किल लफ्ज़ है क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं। तो जो हुँ। लफ्ज़ का मुश्किल या आसान होना है, ये वाक़फ़ियत पे है कि आपकी उस लफ्ज़ से क्या वाक़फ़ियत है, आपकी क्या शनाख्ताई है, आपने वो लफ्ज़ कितनी बार सुना है, कितनी बार बोला है, कितनी बार पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे मुश्किल कह देते हैं लोग, अगर पढ़ा हुआ होता है तो आसान लगा होता है। कोई भी मैं मानता हूँ इस शर्त, हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से शर्त बना के ऐसी पोएट्री करना चाहते हैं कि कुछ
उसी दिन वो लुगत में से वो लफ्ज निकाल के लाते हैं, गजल में डाल दी के फिर। तो ये एक हाँ। तो ये एक मसनूई तरीका है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। गजल उस देखिए, ये ख्याल जब के ऊपर नाजिल हो रहा है, अगर हम ऐसे मानते हैं कि गुलामी कैफियत, तो उसे उसकी पूरी शक्ल में लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस पर कितनी कम मेहनत की जाए। मेहनत यहाँ पे अक्ल के दखल से मेरी मुराद नहीं है। मेहनत का मतलब है कि आप उसमें अपना कितना पोटेंशियल दूसरी चीजों में खर्च कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल। आपको उसको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करें। लेकिन हम कई पोएट्स ऐसे होते हैं, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ऐसा एक चल रहा है एक ढंग की, हम अपना ज्यादा पोटेंशियल लफ्जों के इंतखाब में लगाते हैं, मुश्किल से मुश्किल लफ्ज ढूंढ के लाएं। मुश्किल यहाँ वही है कि कि उसी दिन वो किसी डिक्शनरी में से ढूंढा गया बैठ के बाकायदा कि नहीं यार हाँ, ये मतलब 4 शब्द देखे, फिर याद किए, फिर उनको इकट्ठा कर दिया। समझता हूँ कि पोइट्री में इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी लैंग्वेज को कम से कम 5 6 10 साल कम से कम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हुँ, वो लफ्ज आप काबिल होते हैं उस लफ्ज को अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करने, क्योंकि तब तक आप किसी लफ्ज बिल्कुल। को, आपने गजल में पढ़ा एक लफ्ज, आज आपने पढ़ा और आपने उसका मीनिंग पढ़ा, आपने उसका मीनिंग पढ़ के अपने एक शेर में लगाने की कोशिश कर दी। लेकिन एक लफ्ज इतना हुँ, छोटा हुँ। नहीं है, उसकी हाँ, हिस्ट्री हाँ, है, हाँ। वो तमाम तरीके से बढ़ता जाता है। अभी आपने एक तरीका देखा, लेकिन जब वक्त के साथ तमाम ऐसे लफ्ज होते हैं कि ये तमाम लफ्ज है, तमाम बहुत सारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे। हाँ, हाँ। और तमाम खत्म करने के लिए भाई कि तमाम की जाए। तो आपने अगर आज इसका लफ्ज पढ़ा पढ़ा, तो आपने इसका एक मीनिंग मीनिंग पढ़ा और आपने इसे इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब हुँ, आप हुँ। इसे अपनी जबान पे और माशरे में गुफ्तगू के लिए कुछ सालों तक इस्तेमाल करेंगे, तो आप वाकिफ होंगे इस बात से कि ये लफ्ज का नेचर क्या है, ये किस किस शक्ल में इस्तेमाल हो सकता है, इससे कैसे जबान के आहंग हुँ, हुँ। पैदा हो। तो मैं कहता हूँ कि जबान उस जबान को इस्तेमाल किया जाए गजल में जिससे आपकी वाकफ जिससे कम से कम 5 10 बरस की तो हो। आज रात को पढ़ी गजल का लफ्ज अगली गजल में न डाला जाए, इतना तो जवाब किया जाए। बाकी ये तो आपने बहुत। मैं किसी जबान से परहेज नहीं करता, मैं इस बात को एतराफ कर हुँ, रहा हूँ। हुँ। कोई भी जबान मुश्किल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो मुझे ये जबान इस्तेमाल करनी है, हो सकता है भाई किसी का टेस्ट है। अगर किसी को मीर अपील कर रहे हैं, किसी को गालिब अपील कर रहे हैं, किसी हुँ, को हुँ। इरफान या फिर तमाम जो एक थोड़ा सा स्कॉलर टाइप लैंग्वेज के पोइट्स हैं वो अपील कर रहे हैं, और उसको चाह रहा है शायद कि यार नहीं मुझे इसी जबान में शेर कहने हैं, तो वो खुद को वक्त दे, वो हुँ, हुँ। जबान से उस जबान के शायर को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, खुद वो जबान बोलने की कोशिश करे, और ये एक वक्त के साथ पहले ये गुफ्तगू में इस्तेमाल करे उस जबान को, उसके बाद शायरी में लेके जाए कुछ सालों के बाद, और वो हुँ, हुँ। कर पाए। हाँ, आपने बहुत सही बात बोली कि जब तक आप खुद उस शब्द से वाकिफ नहीं है, तब तक आप जब आपको खुद ही नहीं पता कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो लोगों को कैसे समझाओगे कि आप क्या कह रहे हो? बेशक। बिल्कुल सर। और यूजुअली ये ना बात मानी जाती है कि जैसे कोई भी शायर है या कोई भी लेखक है, जब कुछ लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, तो उस जो भी वो लिख रहा है, उस कलाम का कहीं न कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से या जो चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, उससे कहीं न कहीं कुछ वास्ता होता है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं या आप कितना इससे रिलेट कर पाते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये पोइट्री जो है एक आर्ट। अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ की बातों को पोइट्री में लाके आना चाहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक एक्टर ये कह दे कि मैं सिर्फ अपनी बायोपिक में काम करूंगा। आपने आज से किसी एक एक्टर को अपनी हाँ, ये बायोपिक, तो गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक पोएट हैं, यानी कि आपको एक ऐसी आर्ट आती है कि आप जिससे कोई भी लफ्ज को खूबसूरती से बरत सकते हैं उस ख्याल की डिलीवर करने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका तजुर्बा आपकी जिंदगी में गुजरा हो। बशीर बद्र साहब बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर आप कोई मामूली मामूली एक्टिंग करना जानते हैं तो आप हुँ, हुँ। हॉलीवुड या बॉलीवुड में काम कर लीजिए, लेकिन अगर आप बला के एक्टर हैं, बला के अदाकार हैं, तो आप शायरी कीजिए, क्योंकि शायरी में आपको अपनी हर बिल्कुल। गजल में हर शेर में किरदार बदलना पड़ता है। अगर आप एक खराब किरदार का शेर कह रहे हैं, तो आपको बकायदा कोई विलेन बन के उस शेर कहना पड़ेगा, तब आप फील कर पाएंगे। आप माँ के ऊपर शेर कह रहे हैं तो आपको बेटा बन के सोचना पड़ेगा। आप महबूब के ऊपर शेर कह रहे हैं तो आपको लवर बन के सोचना पड़ेगा। आपको बार बार अपना करेक्टर चेंज करना पड़ता है। और जैसे कि आपने शुरुआत इस गुफ्तगू की, आपने एक मतलब इस्तेमाल किया था, थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, मेरा हाँ, बिस्तर हाँ। लगा खाने में। तो खुदा गवाह है कि मैंने ये मतलब बिना एक शराब का कतरा पिए हुए कहा, और मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो पोएट जो कह रहा है वही सच होता है। पोएट अपनी ख्वाहिशों का भी इजहार करता है। एक शायर सिर्फ वही बिल्कुल। बात जो होती है, जो होना चाहती है वो भी वो चाहता है, उसकी ख्वाहिशें भी होती हैं उसमें,
जिंदगी की तल्ख बयानी भी होती है, तल्ख हकीकत भी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मुमकिन है कि देखिए ऑब्जर्वेंस क्या होता है, अगर आप अपनी ही बात कह रहे हैं तो फिर इसमें ऑब्जर्वेंस कहाँ से आ गया? एक ऑब्जर्वर होता है, कोई क्या, कोई भी राइटर एक ऑब्जर्वर होता है। आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप अपनी सीट पे बैठे हुए, आपकी सामने वाली सीट पे आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपने ईयरफोन्स लगा रखा है, आप ये महसूस करा रहे हो उन्हें कि आपका ध्यान उनकी बातों पे नहीं है, लेकिन आपके फोन में ईयरफोन्स में कोई लेकिन आवाज नहीं सुन आ तो आप रहा, उन्हीं की बातें रहे। आप उनकी बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी की शेर निकल के आते हैं, बिल्कुल नफ्सियात निकल के आती है। लेकिन यहाँ बातें तो दूसरे लोगों में चल रही हैं, तो आपको तो हक ही नहीं होता अपने शेर में इस्तेमाल बिल्कुल। करने का, क्योंकि आपने तो वो बात की नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। देखो वो बात आनी चाहिए कि वो जितनी हो सके सामने की बात हो, और अनकही हो तो बहुत अच्छी बात, तो वो आपका शेर अपने आप में बिल्कुल नया शेर हो जाएगा। जैसे कि शारिक कैफी साहब करते हैं, फहमी बदायूनी साहब करते हैं ना, वो हाँ बिल्कुल जी। नफ्सियात खिलाते हैं। जैसे शारिक कैफी साहब का शेर है, सुनाता हूँ मैं, आप समझ जाएंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बाज़ जी औक़ात बिल्कुल। ऐसा होता है कि किसी मौजू पे बात करने से अच्छा होता है एक मिसाल उस बात को बहुत अच्छा समझा पाती है। तो शारिक साहब का ये शेर है कि निगाहें मिलाने की हिम्मत न थी, निगाहें मिलाने की हिम्मत न थी, सो उँगली में चाबी हिला घुमाते रहे। अरे वाह! ये तो आप शारिक सर सोचिए, का काम मुझे खुद काफ़ी तो ये पसंद है। सीधी-सी बात है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने उनके साथ ऐसा वाक़या गुज़रा भी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी गुज़रा है तो ये उनका ऑब्जर्वेंस है। ये एक हाँ, ऑब्जर्वर हाँ, की हाँ। हैसियत है, वो दुनिया को किस तरह से देख रहा है। वो बिल्कुल बुनियादी बातें वो सड़क से उठाता है, वो अवाम से उठाता है और उसे फिर शायरी बनाता है। ऐसी शायरी की जाती है। तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ ज़रूरी है कि आपने जो जिया है वही कहें। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे हम पैंडेमिक की बात कर रहे थे कि इस दौरान में हम लोगों के लाइव इवेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, जैसे अब पहले हमें मौका मिलता था कि बाहर निकलें, सुने, मुशायरों में जा रहे हैं या लोगों को सुन पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि अब ये चीज़ कब हम वापस कर पाएँगे? कब ये सारी चीज़ें दोबारा हो पाएँगी, या इवेंट्स पे इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या आ सकती हैं इस तरीके से? देखिए, ये पूरी तरह से कोरोना पे मुनहसर है, लेकिन मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम शायद आने वाले 5 साल हुँ, कुछ न हुँ। कुछ हद तक इससे मुतासिर रहेंगे। पूरी तरह से तो ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी अब अ, अपने रास्ते पे नहीं आएगी। और यही क्या, जितनी भी स्टेज की इंडस्ट्रीज़ हैं, थिएटर है, कोई भी चीज़ है, तो वो इससे मुतासिर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इसका फिर आदमी पे जब बुरा वक़्त आता है तो उससे निकलने की सूरतें तैयार कर लेता है। तो देखिए, अब मुशायरों में मुलाकात होना मुमकिन नहीं थी, तो आपकी और हमारी ऐसे टेक्निकली मुलाकात हो रही है, ऐसे ज़िंदगी मुलाकात हो। तो राहें निकाल ली जाती हैं। ज़िंदगी जीना शर्त है, बस इरादा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा होप मिली है कि राहें निकाली जाती है, मैं ज़िंदगी जीना मुनासिब होना चाहिए। इसमें बहुत कि मतलब जो है, अब तुम जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते ना, पर जैसे ज़िंदगी जी सकते हो वैसे ही जी लो। जो भी इस समय में जो भी बेस्ट तुम कर सकते हो वो कर लो बस। अब हम जैसे परफॉर्म करने की बात करें तो आपके साथ कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है, जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो या कुछ कह रहे हो या कुछ भी, कोई भी फनी इंसिडेंट जो भी आप शेयर करना चाहो? देखिए, परफ़ॉर्मेंस में तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुज़र जाते हैं, क्योंकि मैं अरे वाह! बताओ। बहुत अच्छा परफ़ॉर्मर नहीं हूँ। और पोएट्री बाकायदा, देखिए कोई पोएट्री जो परफ़ॉर्मिंग आर्ट है भी, मुशायरा एक परफ़ॉर्मिंग आर्ट है अपने आप में। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें प्रेज़ेंटेशन भी है, उसमें एक थिएटर वाला एटीट्यूड भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुनस्सर हैं कि अगर आपको ज़रूरी नहीं कि एक शायर सिर्फ़ अपनी पोएट्री के लिए मुशायरे में अच्छा लगे। मुमकिन है वो खूबसूरत हो तो आपको अच्छा लग जाए, मुमकिन है उसकी आवाज़ अच्छी हो तो आपको अच्छा लग जाए, उसके कपड़े अच्छे हो तो वो अच्छा लग जाए, या वो अपने शेरों के स्टेप देता हो तो अच्छा लग जाए, उसका तरन्नुम अच्छा हो तो वो अच्छा लग जाए। लेकिन पोएट्री जो है वो बज़ाते खुद अपने आप में मुकम्मल आर्ट है। तो वो परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, आप किसी को पढ़ रहे हैं। शहरयार साहब कहा करते थे, गज़ल को कागज़ पे खड़ा करना सिखाना चाहिए हमें, क्योंकि वही असली गज़ल है। जब किसी और वजह से आपकी गज़ल चल रही है, मुशायरे में आप कभी इस बात का पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकते कि आप सच में अच्छी थी या नहीं थी, आप हिट हो गए। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई ऐसा शेर सुनाया हो कि वहाँ की ऑडियंस को अपील कर गया हो, उसमें कोई एक बायस हो, कोई भी एक बात हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी की किताब पढ़ रहे हैं, आप बाकायदा एक कॉन्शियस रीडर हैं, और वहाँ से एक असली बात निकल के आती है कि पोएट्री क्या है, क्या लिखा है पोएट ने, अगर आपको किताब को उसका कलाम पढ़ना है। मेरे ख़्याल से मैं थोड़ा-सा भटका, आपने सवाल ये था कि परफ़ॉर्मेंस के टाइम पे क्या-क्या, तो मेरे साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब वाक़यात होते हैं, वो ये होते हैं कि मुझे अपने शेर याद नहीं रहते, मुझे दूसरों के शेर बहुत याद रहते हैं। तो मैं अक्सर कागज़-वागज़ लेके जाता हूँ,
और देख के पढ़ता हूँ। कभी कभी ज्यादा, एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक मुशायरे में था। ये गजल में बहुत दिनों से था, उन दिनों बहुत महफिलें चल रही थी, तो उससे 2-4 दिन पहले भी कई मुशायरे थे, लगातार महफिलें थी। तो मैं हर मुशायरे में वो गजल पढ़ रहा था, ताजा गजल। मुझे पूरा एतमाद हाँ था हाँ। कि गजल मुझे पूरी तरह से याद हो गई है, पूरी तरह से याद हो गई है। तो मैं बदायूं में एक महफिल चल रही थी, उस दिन मैंने पर्चा नहीं लिया अपने साथ। मैं नॉर्मली पर्चा रख लेता हूँ, तो उसमें लिख लेता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। उस दिन मैंने पर्चा नहीं लिया, पूरा हाँ मैं एतमाद था। और मैंने बस एक पहला स्टेटमेंट का आधे कुछ वर्ड्स लिखे और आगे डॉट 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 लिख दिया। जब मैं पढ़ने गया तो मैं वो 3-4 लफ्ज पढ़ने के बाद मैं लिटरली डॉट 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 बोल दिया था। मुझे याद नहीं आया कि इसका आगे शेर क्या है। तो ऐसा अक्सर होता है कि मैं शेर भूल जाता हूँ, तो या तो बदलना पड़ जाता है। कई बार तो माइक पे मैंने मिसरे बदल भी दिए हैं, वो तो ऊपर वाले ने थोड़ी सी इज्जत रखी कि वो उस वक्त भी बहर में हो गए। वरना कई मेरे शेर ऐसे हैं जो मैंने माइक पे पढ़ते पढ़ते बदल दिए, उसमें कहीं का कोई लफ्ज लगा, ऐसा बहुत हुआ है। अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे जो आपके फेमस वाले आप पढ़ रहे हो कुछ, तो ऑडियंस में से किसी ने बोल दिया हो आगे से कि अरे ये तो ये है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। हालांकि मैं अभी इतना इस दर्जा मशहूर नहीं हुआ हूँ कि मेरे शेर सामने से मुझे याद दिला दिए जाए, जो मुझे ही नहीं याद है तो अरे किसी आपकी जो रेखता वाली वीडियो है उस पर जाकर मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें लोगों ने बकायदा लिखा हुआ है कि अरे सर क्या बात कह दी, ये तो याद। आप देखिए उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं यूट्यूब पर, आपकी जो रेखता वाली आपकी कमेंट्स है उसकी वीडियो है एक, उस पर जाके पढ़िए, बहुत सारे कमेंट्स है उसमें, लोगों ने यही सब लिखा हुआ है। तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि अक्सर रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं कि अरे सर क्या बात कह दी, आज तो हम उसी के घर जाएंगे। पता नहीं मेरी फैमिली को। मैं जरूर तलाशूंगा जरा कि मैं अपने खुद को तलाशने का काम कम करता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे आगे मेरे इतनी बड़ी फहरिस्त है मेरे फेवरेट पोएट्स की। तो ज्यादातर जब भी सोशल मीडिया पे तलाशना होता है तो उन्हीं लोगों को तलाशता हूँ। लेकिन आपने मशवरा दिया है, इसको जरूर तलाश के देखते बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आप नए राइटर्स जो नए लोग हैं जो भी लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? हैं। देखिए, अगर जिन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है वो तो कर ही चुके हैं। जो नहीं किया है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा दिन और रुको और पहले पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो दें। बहुत, ये बात मैं रोज 2-4 लोगों को बोलता हूँ सोशल मीडिया पे, और 2-4 से ज्यादा को ही बोलता हूँ, सच बात है ये, कि बहुत बहुत ज्यादा जल्दबाजी। आप यकीन जानिए, जब मैं जब शेर कह, मैं आज भी समझता हूँ कि मैं, मुझे जो मिला वो वक्त से पहले मिल गया, या फिर कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता रहा, कुछ इसका हकदार भी नहीं था मैं इतनी जल्दी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपने आने वालों से मैं कम तो मुझे और अजीब लगता है कि किसी के पास एक गजल है, किसी के पास 2 गजल है, और वो लोग बड़े से बड़ा स्टेज पढ़ना चाहते हैं, और वो गजल भी बहर में नहीं है, किसी की अरूज में नहीं जानता है कोई, सिर्फ जो भी लिख लिया है वो सुनाना चाहता है। हाँ देखिए, ये एक नए राइटर में एक तलब होती है अपना कलाम सुनाने की। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप सच में, आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अच्छे पोएट्स का वर्क अच्छा ना लगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे पोएट्स को पढ़िए, क्लासिकल पोएट्स को पढ़िए, प्रोग्रेसिव पोएट्स को पढ़िए, जितने भी हैं, और मॉडर्न पोएट्स को पढ़िए, कंटेम्प्रेरी पोएट्स को पढ़िए। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जब आप 500-700 गजलें पढ़ चुके हो, उसके बाद जब आपको लगे कि यार 150-200 गजलें तो मुझे याद है दूसरे शायरों की, तब आपको कहने की शुरुआत करनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है उस वक्त में कि अब आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इतना तो कहा जा चुका है। और एक जबान की भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई पोइट्री की एक लैंग्वेज है, आप हर उस जबान का इस्तेमाल पोइट्री में नहीं कर सकते कि तो आप सड़क पे बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें भी। देखिए, पोइट्री में एक एस्थेटिक भी, एक ब्यूटी होती है। आप हर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लासिकल गजल के बाद जो दूसरा रेवोल्यूशन पोइट्री में आया वो प्रोग्रेसिव पोइट्री। प्रोग्रेसिव बिल्कुल पोइट्री बिल्कुल। जो एक मकसद के साथ आई थी और वक्त के साथ खत्म हुई। आज प्रोग्रेसिव पोइट्री में बहुत जो नुमाइंदा है, तो सबसे ऊपर नाम फैज का होता है, जो प्रोग्रेसिव विंग से निकल के एक अलग दर्जे में शुरू हुए। उसके साथ जो तहरीक के साथ शुरू हुई थी तो खत्म हुई। रीजन ये था कि उसने एक इनकलाब छेड़ा, गजल में जो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहे थे वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में इस्तेमाल होने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेसिव पोइट्री ने क्लासिकल गजल का हुस्न खत्म नहीं किया। कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ कुछ वर्ड्स के साथ, जिन्हें पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे हमारे क्लासिकल पसंद करने वाले लोग। लेकिन आज भी हर सड़क छाप लफ्ज गजल में इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक डिग्निटी होनी चाहिए गजल की। तो ये बात हमें तब समझ में आती है कि जब हम हर तरह की पोइट्री पढ़ रहे हैं, जब हमें पता हो कि क्लासिकल पोएट्स किस जबान को इस्तेमाल करते थे, फिर प्रोग्रेसिव पोएट्स ने किस तरह की जबान नई इंट्रोड्यूस कराई, कैसे लफ्ज थे, कौन से मौजूआत थे, क्या उनकी पसंद थी।
और उसके बाद फिर जब मॉडर्न पोइट्री आई उसने कैसी की है। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि देखिए अब भी कुछ जबान ऐसी है जो नाकाबिल इस्तेमाल है गजल के लिए, तो वो क्यों रह जाती है। एक उर्दू की गजल, ये सिर्फ उर्दू बिल्कुल की शायरी बिल्कुल। की नहीं है, ये एक उर्दू के लिए भी खासियत है कि इसमें फोनेटिक्स का बहुत काम हुआ है, इसकी सिर्फ पोइट्री की नहीं, इसकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स का बहुत काम हुआ है। तो उर्दू में कोई भी वो जुमला बोलते हुए अच्छा नहीं लगता या सुनते हुए अच्छा नहीं लगता कि जिसमें कुछ खराशे हो, कुछ ऊहड़पन हो, कुछ पाश हो, तो वो जब वो जबान में ही नाकाबिले इस्तेमाल है तो उसे जरा इस्तेमाल, तो वो शायरी में तो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो मैंने खुद के लिए भी लिख ली है कि जो आपने बोला ना कि जब आपको लगे कि आपको 150-200 गजलें या नज़्में याद हो गई हैं दूसरे राइटर्स की, तब आप तैयार हो ये लिखने के लिए कि आप बहुत जो लिबरल कहना आदमी हूँ, चाहते हो बस। मैं बहुत लिबरल हूँ, इसलिए मैंने 150-200 बोली है। आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बड़े क्रिटिक्स को, तो देखिए ये 5,000 अशार तक कहा जाता है कि कम से कम 5,000 अशार दूसरे शेरों शायरों के याद हो। मैंने 150-200 में कहा, आप सोचे ठीक है, दूसरों का मैं सारे शायरी नए में, राइटर्स मेरे स्कूल में कोर्स कम है। हाँ, मैं सारे नए राइटर्स को बोल देती हूँ कि चिराग सर के स्कूल में कोर्स कम है, तो कम से कम 200 पढ़े फिर उसके बाद कुछ लिखे और फिर उसके बाद आगे बढ़े। 5,000 तक जा सकता है, सिलेबस की कोई एंडिंग नहीं है। कोई एंड नहीं है, ये तो मिनिमम है, ये तो एक मिनिमा है, इसके मैक्सिमम कुछ है ही नहीं। आप ये सोचिए, ये तो मिनिमा कहा जाता है, ये तो एक कहावत है कि कम से कम 5,000 शेर याद हो दूसरे शायरों के तो एक शेर कहने की इजाजत होती है। अब ठीक है, ये एक अदबी मुबालगा भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, इसकी इस बात की नीयत बहुत अच्छी है कि हमें पहले पढ़ने पे तवज्जो देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जावेद अख्तर साहब बिल्कुल बड़ी सही। अच्छी बात कहते हैं, मैं जावेद साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, वो बहुत हाँ, अच्छी बात कहते हैं कि आदमी को मैं पढ़ा भी लिखा मैं भी होना, काफ़ी। जावेद साहब कहते हैं कि आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस लिखा लिखा नहीं होना चाहिए। हमारे लोग लिखने पे बहुत उस्ताद अगर नहीं है। बिल्कुल अगर सब लिखने लग गए तो पढ़ेगा कौन? ये भी एक बात है, फिर तो पोएट्स की कम्युनिटी बहुत खतरे में आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लग ही रहा है कि आ ही रही है जिस तरीके से ये हो रहा है। बट हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली कि अगर आप सच में आपका ये पैशन है या कुछ भी, तो आपको उतना वक़्त उसको देना भी पड़ेगा। अब इसी के साथ हम अपने लास्ट राउंड पे पहुँचते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं कौन से सवाल आने वाले हैं रैपिड फायर, लेकिन आपके लिए जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है और उसके बाद मैं एक शब्द बोलूँगी, उस शब्द से आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द आता है आप वो बोलिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम सवालों से शुरू करते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन-सा है? मेरा फेवरेट क्या कलर कलर। कलर, आई थिंक ब्लैक। अरे! ओके। और आपकी फेवरेट गज़ल? गजल, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें बहुत सारी गजलें हैं, ये गजल का अच्छा, इंतखाब। अभी जो दिमाग में आ रही है, अभी जो दिमाग में आ रही है, फिलहाल अभी इस वक़्त इस सेकंड में जो भी दिमाग में आ रहा है। खबरें तहय्युर इश्क से न तू रहा न परी रही, न तो मैं रहा न तो तू रहा, तो बड़ी बेखबरी रही। राज औरंगाबाद। अरे! अरे वाह! अरे वाह! और आप ये बताइए कि ये जितना आपने मोहब्बत के ऊपर लिखा है या जितना लिखा है, अभी आप मोहब्बत के ऊपर कितना और लिखने वाले हैं? देखिए मैं कुछ मैं एक आईफोन का कोटा लेके, देखिए ऐसा ना वो एक मोबाइल में इंटरनेट का कोटा होता है, आज 2 GB मिला हुआ है आपको, तो कम से कम मैं एक गजल में 2 GB मोहब्बत करूँ, वो कुछ नहीं होता है। हालांकि गजल का एक जो ट्रेडिशन है वो काफी हद तक इस तरह से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये एक रीजन है बस, बाकी ये कुछ तय नहीं है। ठीक है, ये मैं याद रखूँगी। और जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी लोग लिखते हैं वो थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं, वो सैड होते हैं या वो हमेशा उदास रहते हैं, तो क्या ये सच है कि आप उदास हैं? पोइट्री में ये एक बहुत बड़ा ह्यूमर है, ये सच में एक बहुत बड़ा झूठ है। हमारा शायर गजल में रो सकता है, उदास हो सकता है, वो किसी को याद कर सकता है, किसी को भूल सकता है, किसी को कोस सकता है, लेकिन वो गजल में हंसने को तैयार नहीं है, वो पूरे टाइम रोता रहेगा। और ऐसा नहीं है, वो गजल कहने के बाद कोई तो सुनाएगा, चार ठहाके लगाएगा, लेकिन गजल में हंसने को तैयार नहीं। मैं मानता हूँ भाई, गजल इंसानी जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, उनकी उसकी तर्जुमानी। तो आप जैसे जिंदगी में कभी उदास होते हैं तो उसमें उदासी का भी शेर होता है। गजल जैसे आप जिंदगी में खुश होते हैं तो भाई किसी तरह की जराफत से या किसी तरह के मिजाज से परहेज करना एक तरह की
आर्टिफिशियल एक्टिविटी है, जिससे मेरी अच्छे खासे आपको ऐसे शेर मिलेंगे जिससे आप हंस सकते हैं। और आप मेरी गजल पे ना हंसे तो आप मुझ पे तो हंसी। अरे मैंने ऐसे भी लोग देखे जैसे वो जॉन एलिया को पढ़ना शुरू करेंगे तो उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर वो वही चीज फॉलो करेंगे कि वो फॉलो करने से हम वैसा लिख पाएंगे। ऐसे लोग तो दिन में 2 नजर आते हैं कम से कम। बस ये बात है, जॉन एलिया को आपने सिर्फ उसको जोड़ के देखते हैं कि वो स्टेज पे क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं। लोगों ने उनकी किताबें ही नहीं पढ़ी है। सच बात यह है कि जो लोगों ने इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बेशतर ने उनकी किताबें नहीं पढ़ी। और जॉन साहब की किताबें पढ़ी जाए तो मैं यह समझता हूँ कि जॉन साहब का फैन होना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है जॉन साहब अरे का। क्या आप उनका उनकी गजलें तो बहुत ऐसे ऐसे समय पे आके जिंदा हो जाती है कि आपको पता चलता है जब आपने पढ़ा था ना तो उसके मायने कुछ और थे और आज उसके मायने कुछ और है। ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो। ये ये गजल के शेर की खासियत है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो शेर जो सोच के कहा हो वो सुनने वाले ने उसी तरह से। एक शेर के अच्छे शेर की खासियत ये है कि उसमें एक माना की बहुत गुंजाइश हो, उसमें कई तरह के मानी दरियाफ्त किए जा सकते हो। ये एक अच्छे शेर की खासियत है। और वो नूर लखनवी साहब का बड़ा मशहूर शेर है, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। छाने वाले। हाँ हाँ हाँ। ये तो ये तो बहुत होता है। अब चलो मैं फटाफट आती हूँ इससे पहले कि मुझे मैसेज करना शुरू कर दें ये लोग। ये तो बातें करी जा रही है सर से। तो अब मैं आपको एक शब्द दूंगी, उस शब्द से रिलेटेड जो भी पहला शब्द आपके दिमाग में है वो आप बताना, ठीक है? चांद। मुझे शेर याद आ रहा है अपना। मुझे शेर सुना चांद दो। कहता मुझे चांद कहता है तू तो फिर ये दरअसल इसके पीछे एक वाकया है। हमारे हाँ एक हाँ बुजुर्ग, इन्होंने एक महफिल में तारुफ के लिए एक शेर इस्तेमाल किया था मेरे तारुफ के लिए, जिसमें कुछ चांद का सा जिक्र था। मतलब मेरे तारुफ में मुझे चांद हाँ कहा हाँ है, तो मैंने ये दिलबद्दी ये शेर कहा था उस वक्त, उनकी नजर किया था। मुझे चांद कहता है तू तो फिर ये जो चांदनी मेरे पास है, मुझे चांद कहता है तू तो फिर ये जो चांदनी मेरे पास है, ये कमाल है तेरी धूप का, तेरी रोशनी मेरे पास। अरे वाह अरे वाह। तो मतलब मुझे लगता है मुझे शब्द के साथ ना शेर ही मिलेंगे। मोहब्बत। मोहब्बत में देखिए, मोहब्बत में दीवान दिया जा सकता है, एक शेर तो नहीं दिया जा सकता। इलाज अपना इलाज फरहत अख्तर साहब का शेर है कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। अरे अरे अरे। अच्छा ठीक है। और फूल। आइए फूल से चेहरे कि खुदा जानता था एक दिन के हमरा इजाद किया जाएगा। दोस्त। जी। दोस्त दोस्त। तो गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, देखिए उसका हम मानी लफ्ज है यारा यार। तो गो जरा सी हाँ बात हाँ। पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। देखिए इसमें ये लफ्ज गायबाना तौर पे मौजूद है। बहुत बहुत खूबसूरत। ये मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप सब इतने एकदम से आपके दिमाग में ऐसे शेर आ रहे हैं किसी भी शब्द को लेकर कि मुझे अब मेरे अच्छा। लिए ज्यादा मुश्किल है वो किसी एक शेर का इंतखाब करना है। आपका जब लफ्ज बोलती है तो मेरे जहन में एक साथ कई शेर आते हैं, और मेरे को जितना वक्त लगता है उतना मुझे लगता है कि मैं इनमें से कौन सा शेर उठाऊं। ओके ओके। आंखें। आंखों पे तो कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को। फहमी साहब का एक शेर है कि नाम पता मालूम नहीं है, नाम पता मालूम नहीं है, रास्ते में दो आंखें मिली। अरे अरे अरे। और इसी के साथ साथ आप हमारे जितने भी दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? और थैंक यू सो मच पहले तो कि आप आए और मुझे बहुत मजा आया इस सेशन में। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं खुद अपने राइटिंग में या अपने किसी भी कलाम में उनको लाऊंगी और जरूर जब भी आपको वक्त मिलेगा आपको भेजूंगी कि सर देखो आपने नहीं कहा था मैंने कर दिया। तो मैं से अच्छी स्टूडेंट टाइप बन जाऊंगी। तो आप जाने से पहले लोगों को क्या कहना चाहते हो? एक सच तो मैं बोलूंगा, आमतौर पे ऐसा होता है कि आप किसी के साथ कोई सेशन कर रहे हैं या आप हम कलाम है, तो आखिर में ये तो एक अखलाकी एक रवायत है कि हमें कहना भी होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत मजा आया। तो ये अपने ये अखलाकी जो रिवायत है इसको दरकिनार करते हुए ये सच भी है कि मुझे सच में आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। इस किस्म की बातें आमतौर पे हमारे शायर से तवक्कुह की जाती है कि वो गजल पे बात करे, सिर्फ गजल पे बात करे, रोए, उदासी पे बात करे, फलसफे पे बात करे, और नॉर्मली जो हल्की बातें होती है जिंदगी की,
जो बहुत जरूरी है शायरी के लिए। शायर को इस दुनिया का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। शायर को आप इस दुनिया के आम आदमी से अलग करके देखेंगे तो वो बहुत फेक हो जाता है, उसकी पोइट्री भी फेक होने लगती है। तो आप जिस मुआशरे के लिए शायरी कर रहे हैं, जिस मुआशरे में रह के शायरी कर रहे हैं, आपको खुद भी उस मुआशरे का बाशिंदा होना जरूरी है। तो ऐसी ये बातें करके मुझे महसूस हुआ कि शायर इस दुनिया से बाहर का नहीं होता। बिल्कुल सर, दुनिया के ही है हम लोग भी। और बस यही तक कि जितने भी लोग हैं वो समझ पाए, वो जाने, और हम उनसे उन तक ये बात पहुंचा पाए। तो आप जाते जाते उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे सब लोगों से यही दरखास्त है कि जितना हो सके लेकिन इससे पहले पढ़ने पे आप अपनी तवज्जो दें। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप लिखेंगे। इस बात, ये बिल्कुल इसका मैं दावा कर सकता हूँ आपसे। तो जितना हो सके पढ़िए, अच्छे से अच्छे शायरों को पढ़िए, अच्छे से अच्छा कलाम पढ़िए और फिर लिखिए। बस यही मेरा पैगाम है। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मैं किसको पैगाम देने का हकदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही बात कह सकता हूँ आप लोगों से मशवरे के तौर पे जो मैंने खुद करके देखा हो। तो मुझे, हाँ, मुताला करना पसंद है। मैं कहने से कई गुना ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जो कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ, वो आपको देता हूँ। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि जाइए सर के, जो सर का जो भी कलाम है सब पढ़िए, देखिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं और वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिए। अब हमने सर को बता दिया है, सर जाके ज़रूर पढ़ेंगे वो कमेंट्स। बहुत बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।